अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो है हमारी एक डॉन के आर्टिकल के ऊपर। एंड ये बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स एंड केस स्टडीज़ वगैरह दी गई थी। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। और ये सारे केस स्टडीज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स आप अपने एसे के अंदर, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट्स 10-12 आर्ग्यूमेंट्स है, आपको ये एजुकेशन के साथ जो है रिलेट करेंगे, क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल के साथ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ, एसडीजीज के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, एज वेल एज जो इकोनॉमिक ग्रोथ की फ्रेजिलिटी है या उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। उससे रिलेटेड पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड के तौर पर हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऐसे के अंदर। जो सारे के सारे टॉपिक्स 10 टॉपिक हैं, इनके अलावा भी मल्टीपल एसेज के अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स यूज हो सकते हैं, ये केस स्टडीज यूज हो सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इन आर्ग्यूमेंट्स को जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अपने पास सेव कर लीजिए। डेफिनेटली दीज केस स्टडीज एंड आर्ग्यूमेंट्स विल help you in your essay current affair Pakistan affair. First argument is national survival is not measured by the GDP alone, it is measured by the human capital. कंट्रीज हैं उनका सर्वाइवल जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता। लाइक आज हम देखते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, हर कंट्री की जीडीपी ग्रोथ मेजर की जाती है। और दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, वो ये कहता है कि जो नेशंस हैं उनका सर्वाइवल जीडीपी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि उनके लोगों पे डिपेंड करता है। नेशंस का जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो उसके लोग होते हैं, उसके जो है ना यूथ होती है। तो ईरान इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आपको पता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाई हैं ड्यू टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ द ईरान। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन 40 to 50% रही है इन 2022 एंड 23। और उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है ना सिग्निफिकेंटली जो है ड्रॉप हुई है। उसके बावजूद जो ईरान है वो रिजिलियंट कंट्री रहा है, उसने ग्रोथ की है, उसने जो है ना अपने कंट्री को सस्टेन किया है। और अगेंस्ट द इकोनॉमिक शॉक्स एंड सैंक्शंस ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न पावर्स उसने जो है ना सरवाइव किया। वो सर्वाइवल किस वजह से था? वो ह्यूमन कैपिटल की वजह से था। ह्यूमन कैपिटल जो ईरान है उसने बहुत ज़्यादा जो है ना स्टेम के अंदर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया है। एंड ईरान जो है वो 18 to 22 ग्लोबली रैंक करता है एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान है वो 90 से 100 के दरमियान रैंक करता है। और वो अपनी जीडीपी का 0.9 to 1.2% जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्टेम के ऊपर लगाता है। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इससे क्या आती है? टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन आता है, आपका ह्यूमन कैपिटल जो है डेवलप होता है एंड ओवरऑल आपकी जो है ना कंट्री सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ, रिजिलियंस की तरफ जाता है। आपको दूसरे कंट्रीज के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल की जो स्ट्रेंथ है इस जो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर है, आप ये ईरान की केस स्टडी कोट कर सकते हैं विद स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर। और पाकिस्तान के लिए आप जो है ना आप जो है ना मॉडल बना सकते हैं। तो आप इसको करंट अफेयर के पेपर के अंदर भी कोट कर सकते हैं एज वेल एज ए केस स्टडी। आप जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही हो या इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात हो रही है, एमिड सैंक्शंस, तो ड्यूरिंग दीज सैंक्शंस या जो ये जो क्राइसिस चल रहा है मिडल ईस्ट का, तो इसके अंदर जो है ना पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, उसके वे फॉरवर्ड के अंदर आप जो है ना पाकिस्तान को अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये केस स्टडी एंड फैक्ट्स एंड फिगर आप बताकर अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो है ना सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट इज क्लाइमेट resilience is built through a 5-layer socio-economic hierarchy, not through the isolated technical intervention. इसका मतलब ये है कि आप जो क्लाइमेट रिजिलियंस है, रादर देन डैम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों के बजाय आप जो है ना सोशियो इकोनॉमिक जो है ना एक 5-layer मॉडल है जिसको इम्प्लीमेंट करें, जिससे आप क्लाइमेट रिजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फाउंडेशनल लिटरेसी, functional human capital, trade driven technological absorption, applied STEM innovation under the isolation and fully integrated knowledge economy. क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर आपका ऐसे आता है या करंट अफेयर के अंदर टॉपिक आता है या पाकिस्तान से रिलेटेड कि क्लाइमेट रेजिलियंस हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसके अंदर आप ये चार्ट बना सकते हैं और लेयर मॉडल भी दे सकते हैं। और ये मॉडल ये कहता है
आपको जो है ना क्लाइमेट रेजिलियंस अचीव करने के लिए सबसे पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, एजुकेशनल फाउंडेशंस को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी। क्लाइमेट रेजिलियंस में सबसे पहला स्टेप जो है वो आता है फाउंडेशनल लिटरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द क्लाइमेट डिजास्टर। वो कैसे है कि जब आपके लोगों के अंदर शऊर होता है, उनको क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में पता होता है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज के रिस्क के बारे में पता होता है, उन्हें क्लाइमेट अडॉप्शन के बारे में पता होता है, तो आपकी जो क्लाइमेट अडॉप्शन रेजिलियंस स्ट्रेटजीज होती हैं वो इंक्लूसिव होती हैं और लोअर लेवल तक पेनिट्रेट करती हैं। लाइक पाकिस्तान का एक जो बड़ा फिगर है कि 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, तो 26 मिलियन लोग जो है वो एट फर्स्ट लेयर ऑफ जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसके अंदर एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होती। उन लोगों के पास, उन बच्चों के पास शऊर नहीं होगा क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी के बारे में, क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में। ये जो पैटर्न है पाकिस्तान के रीसेंट फ्लड्स 2022 एंड 2025 के फ्लड्स के अंदर देखा गया है, जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना लो लिटरेसी थी, वहां पे लॉसेस ज्यादा थे। ड्यूरिंग फ्लड जो स्ट्रेटजीज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, या फ्लड हेल्पलाइंस के बारे में नहीं पता, मतलब कि उनके पास एक इंटेलेक्चुअल और एक जो अवेयरनेस है क्लाइमेट से रिलेटेड वो नहीं है। जो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज नहीं होंगी, उनको वार्निंग सिस्टम्स का नहीं पता चलेगा, दे आर अनएबल टू प्रोसेस द वार्निंग मैसेजेस, और जो है ना उनको जो है ना नई फार्मिंग टेक्निक्स के बारे नहीं पता चलेगा, और फ्लड पोस्ट फ्लड जो रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज होती है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट डिफरेंट सब्सिडीज देती हैं, ये आप कोट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है वो इलिटरेट फार्मर्स के अंदर पाई जाती है, इलिटरेट कम्युनिटीज के अंदर पाई जाती है। उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हैं, उन सब्सिडीज को कैसे हासिल करना है, एंड सिमिलरली दे विल बिकम पार्ट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। सो यू कैन से दैट कि जो पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस है, फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स हैं, दीज डिजास्टर आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, बल्कि ये जो फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर्स है ये एजुकेशनल निग्लेक्ट की वजह से है। और 2022 के जो फ्लड्स हैं वो इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन के अंदर जो है ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं करें, आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करें, लोगों को एजुकेशन दें, शऊर दें। जो नेचुरल डिजास्टर बार बार हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होती है रादर देन ह्यूमन कैपिटल के अंदर। डॉन आर्टिकल के नेम से जो है ना मेंशन कर सकते हैं, तो दिस वुड बी अ ग्रेट आर्ग्यूमेंट टू मेंशन इन योर एसे, एंड आपके एसे को स्टैंड आउट करेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि आप जो है ना इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस बोथ, अगर आपका इकोनॉमी के ऊपर सवाल आता है एंड क्लाइमेट के ऊपर सवाल आता है, तो आप दोनों के अंदर ये बातें लिख सकते हैं कि लिटरेसी एंड जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल स्किल्स है, आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, उससे जो है ना आप इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। वो किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो वुमेन लिटरेसी के ऊपर फोकस करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, और रूरल इकोनॉमिक इंक्लूजन, मतलब कि रूरल एरियाज जो हैं उनको भी अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बनाता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी को लेट्स से कि फॉर्मलाइज कर किया है। उसके अंदर जो है ना ब्रैक एंड ग्रामीण बैंक जो है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सीएसएस के जो स्टूडेंट्स है अक्सर ग्रामीण बैंक की जो है एग्जांपल पढ़ते होंगे कि ग्रामीण बैंक जो है उसने लोन्स दिए वुमन को, उनके जरिए उन्होंने अपने जो स्मॉल बिजनेसेस बिल्ड किए, एंड मेनी मिलियन पीपल वर टेकन आउट ऑफ द पॉवर्टी। ह्यूमन लिटरेसी के ऊपर फोकस किया, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस किया, और अपने यूथ को, नेशन को स्किल्स दी, जिसकी वजह से जो है ना बांग्लादेश इज वन ऑफ द जायंट एंड द हब ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड ज़ारा, H&M जो है वो बांग्लादेश से ही जो है ना अपनी गारमेंट्स जो है वो स्टिच करवाते हैं और जो है इंपोर्ट करते हैं। एंड बांग्लादेशी वुमेन आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होती है? बेसिकली गिग इकोनॉमी मींस कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है अर्निंग करते हैं, जिसके अंदर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हो गए, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। उसके बाद आती है श्रीलंका एंड वियतनाम की एग्जांपल, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस है कैन बी बिल्ड लेयर बाय लेयर थ्रू द ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस से मुराद ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना कि एट वंस। उसके अंदर जो श्रीलंका है, श्रीलंका का लिटरेसी रेट जो है 92% है,
और उसके लिटरेसी रेट और जो स्किल डिस्पोरा डिस्पोरा कहते हैं कि आपकी नेशन के जो लोग बाहर के कंट्रीज के अंदर काम कर रहे होते हैं और वो जब कमाते हैं और कमाकर पैसे अपने लव्ड वंस को आपके कंट्रीज के अंदर भेजते हैं तो उनको कहते हैं रेमिटेंसेस। और रेमिटेंसेस के जरिए जो है ना आपकी अर्निंग होती है कंट्री की, आपके जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हैं। तो आपके जो स्किल डिस्पोरा है उसकी वजह से जो है ना आपकी इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ती है। कि 2022 के अंदर आपको पता है कि श्रीलंका का इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था। उसकी जो लिटरेसी रेट 92% लिटरेसी रेट था, उसकी वजह से जो है वो कंप्लीट कोलैप्स से बच गए थे। दे वर एबल टू सेव देमसेल्फ। पहले वियतनाम जो था वो गारमेंट्स के ऊपर फोकस रखता था, गारमेंट्स के बाद उसके वियतनाम ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बिल्ड किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सेमीकंडक्टर्स की एक्सपोर्ट के जरिए अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। रादर देन वो एक सेक्टर के ऊपर रिलाय करे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई किया। और ये एग्जांपल्स जो हैं आप पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस को ग्रेजुअल अपवर्ड मोबिलिटी के जरिए एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए कर सकता है। और उस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर लिटरेसी आएगा एंड ग्रेजुअल अपवर्ड मोबिलिटी के अंदर जो है वियतनाम आएगा। एंड वियतनाम जो है 14% जो अपना जीडीपी का है वो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंड करता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर है आप मल्टीपल एसेज के अंदर, आप इकोनॉमी के अंदर, लिटरेसी के अंदर एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस के अंदर जो है ना आप बिल्ड कर सकते हैं। एज वेल एज आप पाकिस्तान की केस स्टडी या पाकिस्तान का जहां पे भी इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड आ रहा होगा, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के सोल्यूशन डिमांड कर रहा होगा, तो उसके अंदर ये आप मेंशन कर सकते हैं। एंड वी कैन सी दैट कि वियतनाम की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2025 के अंदर 5% थी एंड 2026 के अंदर जो प्रोजेक्शन है वो ये कि 5.2% उसकी ग्रोथ होगी। और ये ग्रोथ क्यों हो रही है? एक्सपोर्ट की वजह से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से और राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से एंड टूरिज्म की वजह से। इंडिया की एग्जांपल के अंदर हम ये कोट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रेजिलियंस जो होती है या क्लाइमेट रेजिलियंस या किसी भी तरह से जो रेजिलियंस होती है किसी भी कंट्री के अंदर इवनली नहीं होती। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनइवनली वे। फॉर एग्जांपल कि इंडिया जो है ना वो 38 नंबर पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे रैंक करता है, बट इंडिया के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिलियंस है। एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि ईरान जो है अंडर द इकोनॉमिक सैंक्शंस उसने जो है ना अपनी स्टेम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इन्वेस्टमेंट की वजह से उसकी जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो 40% से 93% के ऊपर आ गया, जिसके अंदर जो है ना जेंडर गैप भी खत्म हो गया। ईरान की रूरल वुमेन है जिनका लिटरेसी रेट 30% था, आज वो जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना एनरोल्ड हैं और वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रही हैं। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर देखें तो ईरान के अंदर जो है 2/3 ऑफ हायर एजुकेशन जो आउटपुट है वो किसके अंदर है? टेक्नोलॉजी के अंदर एंड साइंस फील्ड के अंदर है, मतलब स्टेम के अंदर है। और जो ईरान के 2 मिलियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ईरान के अंदर हैं वो पाए जाते हैं। और ईरान जो एनुअली है 3,35,000 स्टेम ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। ईरान की जो सैंक्शंस हैं इट लेड टू द साइंटिफिक सेल्फ सफिशिएंसी। आज अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है अपने रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए जो है ना चाइनीज एंड अमेरिकन कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेजर शेयर ऑफ जो रिसोर्सेज है वो बड़ी बड़ी कंपनीज ले जाती हैं और हमारे पास बहुत कम जो है ना शेयर बचता है। वो किस वजह से? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इनोवेशन नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो है ना इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्टेम के अंदर जो है ना बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। हम तो एजुकेशन के अंदर बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टेम के अंदर तो बहुत ही माइनर इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ईरान की एग्जांपल को लें तो ईरान की जो साइंटिफिक सेल्फ सफिशिएंसी अंडर दिस अमेरिकन एंड वेस्टर्न सैंक्शन इट लेड टू देम एज अ सेल्फ रेगुलेटेड कंट्री, कि वो एक सेल्फ रेगुलेटेड कंट्री है, कि वो 95% ऑफ अपनी मेडिसिन जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है। नाउ इसराइल शोज द फाइनल स्टेज टर्निंग नॉलेज इनटू द इकोनॉमिक पावर, कि हम अपने नॉलेज को जो है इकोनॉमिक पावर के अंदर किस तरह से शेप कर सकते हैं। इसके अंदर जो है हम कंट्रास्ट देखेंगे ईरान एंड इसराइल के अंदर। कंट्रीज आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट इसराइल जो है एट 5th लेयर है। वो 5th लेयर क्या है? कि आपने अपने नॉलेज को जो है ना अपनी इनोवेशन को इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट किया है, बट ईरान क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ सैंक्शंस।
अगर हम देखें तो जो इसराइल है वो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, उसके पास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है और डिफरेंट जो है ना कंट्रीज के साथ वो ह्यूमन कैपिटल वेंचर्स कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर। बट ईरान जो है सिमिलरली उसके पास भी नॉलेज है, उसके पास ह्यूमन कैपिटल है, बट वो अपने ह्यूमन कैपिटल को कैश नहीं कर पा रहा बिकॉज वो अपने नॉलेज को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पा रहा ड्यू टू द वेस्टर्न सैंक्शंस। एंड सिमिलरली इसराइल को देखा जाए तो वो अपने नॉलेज को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है और अपने नॉलेज को इकोनॉमिक पावर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है बिकॉज इट हैज मोर स्ट्रेंथ, more capacity to institutionalize and to accommodate its human capital. पाकिस्तान remains stuck at the first layer and risk long term vulnerability. पाकिस्तान जो है अभी तक पहली लेयर फाउंडेशनल लिटरेसी ही सही तरह से बिल्ड नहीं कर पाया। उसके अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 265 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 4,45,000 ग्रेजुएट्स एनुअली प्रोड्यूस कर रही हैं, बट जो स्टेम ग्रेजुएट हैं वो 1,80,000 है। अगर हम ईरान के ग्रेजुएट्स के साथ कंपेयर करें तो दीज आर वेरी लेस इन नंबर्स। नाउ पाकिस्तान जो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ चुका है कि इट कैन मेक और ब्रेक द पाकिस्तान। और मेक और ब्रेक कैसे होगा कि अपनी एजुकेशन के अंदर अपनी फाउंडेशनल लिटरेसी को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I hope you like this video, and please like, share and subscribe my YouTube channel and let me know what should I post next on my YouTube.